चलिए सभी का मैं एक बार स्वागत कर देता हूं। और सौरभ द्विवेदी सर, शौर्य गुप्ता सर, कृष्णा अलावे, टीना मैम, नीलेश सोनी, सुप्रभातम की छोड़ो, जब मेहनत का सिक्का उछलता है तब हेड भी तुम्हारा होता है और टेल भी तुम्हारा होता है। बिल्कुल नीलेश सोनी, गजब मेरे भाई। मेहनत इतनी खामोशी से करो, देखिए दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो साथियों, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो साथियों, मैं आप सभी को बता दूं, भारत का इसमें कौन सा स्थान है, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। भारत का इसमें 86 पोजीशन है, 86वां स्थान है भारत का। ध्यान से सुनते जाइएगा। कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो साथियों, ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जारी किया गया है। लगभग 198 देशों को शामिल किया गया। 98, माफ कीजिएगा, 98 कंट्रीज को इसमें शामिल किया गया है और भारत का इसमें 86वां स्थान है। 98 कंट्रीज में सबसे पहला स्थान जिसने कोरोना वायरस को बहुत अच्छे से हराया था, और वो देश का नाम है, पहला देश है वो न्यूजीलैंड, और दूसरा देश का क्या नाम है जो कोरोना वायरस में बहुत अच्छा वर्क किया है? उस देश का नाम है वियतनाम, ठीक है। और तीसरा देश का नाम है ताइवान। ये 3 देश हैं। मैं आपसे शायद कल ये प्रश्न पे चर्चा भी कर चुका हूं। और भारत का इसमें 86 पोजीशन है। तो ऑस्ट्रेलिया के गुड मॉर्निंग पूजा पाटीदार, शेयर करते चलो साथियों। आज हमारे 30 लाइव का टारगेट है। प्रभाकांत पांडे जी, नीलेश सोनी जी। तो साथियों, ऑस्ट्रेलिया में एक इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है लॉबी इंस्टीट्यूट। इन्होंने कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें चीन को शामिल नहीं किया गया है। चीन इस सूची से बाहर रखा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि चीन अपने सार्वजनिक डाटा को सबको नहीं देता, सार्वजनिक डाटा को उपलब्ध नहीं कराता, इसलिए चीन को सूची से बाहर रखा गया है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? न्यूजीलैंड स्थान पे है, और दूसरा है वियतनाम। साथियों, तीसरे स्थान पर है ताइवान। तो ये थे देश। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? हाल ही में एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? साथियों, सौरव गांगुली वर्तमान बीसीसीआई के प्रेसिडेंट है। आप सभी को पता है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? सौरव गांगुली। बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय बॉम्बे में है, मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। तो साथियों, किसे चुना गया है? ये सही उत्तर है जय शाह। इन्हें चुना गया है, जय शाह जी को चुना गया है। जय शाह इज द राइट आंसर, नॉट सौरव गांगुली। जय शाह, सही उत्तर जय शाह है। मैं सौरभ गांगुली जी के बारे में बता रहा था। जय शाह, आपको बता दूं, वर्तमान बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, सेक्रेटरी हैं वर्तमान बीसीसीआई के, ठीक है। और ये जय शाह किनके बेटे हैं? जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह भारत के गृह मंत्री के बच्चे हैं, ठीक है। तो साथियों, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, याद रखिएगा। कपिल देव जी, आपको पता है कपिल देव भारत के पूर्व भारतीय क्रिकेट के कप्तान थे। इन्होंने 1983 में वर्ल्ड कप को जिताया था, याद है आप सभी को। 1983 में वर्ल्ड कप को इन्होंने जिताया था, 1983 में, ठीक है साथियों। तो आप ध्यान से सुनते चलिएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान सचिव जय शाह अब प्रेसिडेंट होंगे एशिया क्रिकेट काउंसिल के। अब एशिया क्रिकेट काउंसिल के बारे में मैं आपको बता दूं, एशिया क्रिकेट काउंसिल कब स्थापित हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों एशिया क्रिकेट काउंसिल स्थापित किया गया था? इसका मेन उद्देश्य है एशिया में क्रिकेट के खेल को विकसित करना, एशिया में क्रिकेट के खेल को बढ़ावा देना। बात करें तो एशिया क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहां है? श्रीलंका के कोलंबो में है। और अगर बात करें हम फिलहाल कितने देश हैं इसमें, तो इसमें टोटल 25 देश हैं, 25 देश हैं।
साथियों इसको किससे मान्यता प्राप्त है? आईसीसी से मान्यता प्राप्त है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से, आईसीसी से इसे मान्यता प्राप्त है। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी, 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? तो साथियों जो आपके यहां पर देख पा रहे हैं जय शाह, इन्होंने किसके स्थान पे अपने आप को एशिया क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया है? इनके पहले थे नजमुल हसन। तो साथियों ये थी सारी जानकारी। नेक्स्ट है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया इंजीनियरिंग हब किस शहर में लॉन्च किया है? तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपना सेंटर बना रही हैं, क्योंकि भारत दुनिया का एक ऐसा देश होने वाला है, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में आने वाला है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया अड्डा बना रहे हैं नोएडा में, नोएडा में नया अड्डा बना रहे हैं। ओके, शशांक मनोहर, वेरी गुड धर्मेंद्र मांझी, बहुत बढ़िया धर्मेंद्र मांझी। मनीषा तिवारी जी स्वागत है आपका, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत वंदन, ढेर सारा अभिनंदन। अब बात करते हैं साथियों यहां पर माइक्रोसॉफ्ट की। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एमपीपीएससी 2016 में, एमपीपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए एमपीपीएससी यूपीएससी में क्वेश्चन, यूपीपीएससीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, रूही सिंह स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो 4 अप्रैल 1975 को इसकी स्थापना हुई थी। और ध्यान से सुनिएगा, इसकी स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स ने की थी। और दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट है। इससे पहले जो आपके बिल गेट्स थे दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में आते थे, लेकिन अब सबसे पहले जो नाम आ गया है वो है जेफ बेजोस जी का। जेफ बेजोस जो अमेजन के मालिक हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ग्रेग बार्कले ने भी बनाया था। अब बात करें मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहां पे? रेडमंड ऑस्ट्रेलिया में, माफ कीजिए अमेरिका में, वॉशिंगटन में। साथियों स्लेट बत्ती लेके बैठो, पोहा जलेबी लेके बैठो, मेरे शेर शेरनियों, मेरे चीतों। नेक्स्ट है, एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो का आयोजन कहां किया जाएगा? तो साथियों भारत अपना शक्ति प्रदर्शन भी करेगा, और इसके साथ साथ भारत क्या करता है कि ट्रेनिंग देता है, मतलब और टूरिस्ट का एक स्पॉट बनता है। तो सभी कुछ होता है एरो इंडिया इंटरनेशनल एयर शो में। दुनिया भर के जो विदेशी होते हैं इस शो को देखने आते हैं। तो मेरे शेर और शेरनियों, बेंगलुरु में आयोजित किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। मैं आपको बता दूं, हर साल ये शो 5 दिन का होता है, लेकिन ये शो इस बार केवल 3 दिन का होने जा रहा है, 3 से 5 फरवरी तक। तो हर साल ये 5 दिन का शो होता है। अब कोरोना की वजह से ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसको 5 दिन से घटा के 3 दिन का एयर शो किया जा रहा है। ये भारतीय वायुसेना की ताकत, भारतीय वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन, और लोगों को बताना है कि हम क्या हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं मेरे शेरों, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो नेक्स्ट है, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता है? तो साथियों सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसने जीता है? याद रखिएगा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु स्टेट ने सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी को जीत लिया है। ठीक है, क्या है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का शुरुआत कब हुआ था भारत में? 2009 में। इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी 2009 में। ठीक है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? एग्जाम में याद रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आप याद रखिएगा, मुश्ताक क्रिकेट को ताक। जय हिंद मोहन महाजन, बहुत बहुत स्वागत है। अब यहाँ पे कुछ और भी जानकारी को जान लेते हैं
तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल का मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का क्या नाम है, आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपाणी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है हमारा मामा शिवराज मामा। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है और कर्नाटक की कैपिटल आप सभी कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। साथियों ये था, अब यहां पर बात कर रहे थे अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में ये मैच खेला गया था जिसमें तमिलनाडु ने बड़ौदा को 7 विकेट से हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप में अंजू ने कौन सा मेडल जीता है? तो साथियों नेशनल वुमेन रेसलिंग चैंपियनशिप, ध्यान रखिएगा जब भी रेसलिंग की बात आएगी तो मारी छोरियां छोरों से कम है के? तो साथियों सारे रेसलर्स मोस्टली हरियाणा में स्पोर्ट्स का काफी ज्यादा प्रचलन है। तो हरियाणा में आपको बता दूं हरियाणा की हिसार है अंजू हरियाणा की हिसार की है। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 55 किलो की कैटेगरी में, 55 केजी की कैटेगरी में 55 किलो की है ये, और इन्होंने नेशनल वुमेन चैंपियनशिप जीता है अंजू ने, ठीक है। 55 केजी की 55 केजी की चैंपियनशिप में हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। हरियाणा और पंजाब दोनों राज्य अलग हुए थे 1966 में। 1966 में हरियाणा का गठन किया गया था। मेरे शेर और शेरनियों दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। मत बैठ आशियां में परों को समेट कर, कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का। तो साथियों गोल्ड मेडल जीता है 55 किलोग्राम की कैटेगरी में। फाइनल में इनके अगेंस्ट थी बंटी और वो चोटिल हो गई थी, और साथियों इस वजह से अंजू को वॉक ओवर मिला और पहली सीनियर लेवल पर गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। साथियों मैं आपको बता दूं हरियाणा के बारे में एक और जानकारी, हरियाणा भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। मेरे शेर और शेरनियों आपको बता दूं 877 लिंग अनुपात है। 1000 पुरुषों में केवल मात्र 877 महिलाएं पाई जाती हैं। तो साथियों आप याद रखिएगा सबसे कम लिंग अनुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं होती है उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। हाल ही में बीसीसीआई ने किस क्रिकेट टूर्नामेंट को आयोजित ना करने की घोषणा की है? तो साथियों भारत का घरेलू क्रिकेट मैच का सबसे फेमस है वो है रणजी ट्रॉफी, ठीक है। देखिए साथियों दोनों यहाँ पे जो ट्रॉफी लिखी हुई है रणजी और मुश्ताक, ठीक है, रणजी मुश्ताक ये दोनों ही क्रिकेट ट्रॉफी हैं। एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीएससीएस में पूछा, राजस्थान में पीएससीएस में पूछा गया है। ये दोनों क्रिकेट ट्रॉफी हैं, याद रखिएगा। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ये आप सभी के एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। संतोष और डूरंड ये सारी ट्रॉफीज जो है फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो साथियों रणजी ट्रॉफी के बारे में मैं आपको बता दूं, रणजी ट्रॉफी कब शुरू हुआ था? भारत में रणजी ट्रॉफी 1934 में शुरू हुआ था। 1934 में चेपक स्टेडियम में शुरू हुआ था चेन्नई के चेपक स्टेडियम में 4 नवंबर 1934 से ये ट्रॉफी शुरू हुई थी रणजी ट्रॉफी 1934 में, ठीक है। और
साथियों यहां पर देखें, बीसीसीआई ने एक ऐसा फैसला लिया है कि इस बार रणजी ट्रॉफी ना कराने का निर्णय लिया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है 87 साल के इतिहास में। और भारत का सबसे पॉपुलर घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट का क्या नाम है? रणजी ट्रॉफी। ठीक है साथियों, पहले इस रणजी ट्रॉफी का नाम क्या था? क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ इंडिया। बाद में इसका नाम रख दिया गया है महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत जापान ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक कहां की गई? तो साथियों, दो देशों के बीच में बहुत अच्छा संबंध है। मैं आपको अभी एक करंट न्यूज बताया था, रिवाइज कराया था। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का क्या नाम है? शिंजो आबे। तो शिंजो आबे क्या हुए हैं? शिंजो आबे को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। आपको पता है भारत और जापान के संबंध बहुत अच्छे हैं। पद्म पुरस्कार को रिवाइज करा दें तो कुल 119 पद्म पुरस्कार दिए गए थे, मैंने आपको पढ़ाया था। और सबसे पहला पुरस्कार पद्म श्रेणी का पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म 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 भूषण होता है और तीसरा होता है पद्मश्री। ठीक है, तीनों जो पद्म पुरस्कार हैं कब से देना शुरू किया गया था? याद कराया था 1954 से, 1954 से यह पुरस्कार देना शुरू किया गया था। तो भारत और जापान के संयुक्त बैठक कहां की गई है? यह संयुक्त बैठक की गई दिल्ली में। दो देशों के बीच में कभी भी बैठक होती है तो आपसी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और इन सभी को सुधारने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली। तो भारत जापान एक्ट फोरम की संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई और ये किसकी अध्यक्षता में की गई थी? विदेश सचिव है, इनका नाम है हर्षवर्धन श्रृंगला। भारत के विदेश मंत्री का क्या नाम है? सभी कमेंट करके बताएं, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री का क्या नाम है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे शेरों, मेरे हीरो, मेरे सभी प्रकार के बाबू सोनाओ, तो जल्दी से बता दो भारत के विदेश मंत्री का क्या नाम है? तो साथियों, विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत हैं, इनका क्या नाम है? सुजुकी सतोशी। सुजुकी सतोशी। इन दोनों ने बैठक में भारत के आने वाले भविष्य की चर्चा की। तो साथियों, आज का करंट अब हम आपको बता देते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, अनअकैडमी लेके आए हैं आप सभी के लिए डेली लाइव क्लास, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, लर्न एनी टाइम एनीवेयर विद स्टडी कर एंड एमपीपीएससी व्यापम क्रैक बाय अनअकैडमी। तो साथियों, यहाँ पे आपको मिलेगा 500 फ्री लाइव क्लासेस हर हफ्ते, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ, वीकली फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइव क्विज विद 20,000 क्वेश्चन और डेली T20 लाइव क्विजेस। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी और वहां पे सिलेक्ट कीजिए एमपीपीएससी व्यापम राजा नंबर 1 कोड का इस्तेमाल करें, तभी आप ये सारे फ्री प्लान्स पा पाएंगे। एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जो सभी के लिए बेनिफिटेड है। एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर कोर्स कंप्लीट करेंगे और हर एग्जाम की तैयारी क्लियर करेंगे। एमपीपीएससी, एमपी पुलिस या फिर एसआई, हमारे एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। यहां पर आपको फाउंडेशन बैच प्री और मेंस का 10 मंथ्स का बैच मिलेगा, एमपी पुलिस जेल प्रहरी का 3 महीने का बैच मिलेगा और टारगेट एमपीपीएससी प्रीलिम्स बैच मिलेगा 4 महीने का। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, एमपीपीएससी व्यापम सिलेक्ट कीजिए, प्लस कोर्स पे सिलेक्ट कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे। और साथियों, 10% का इंस्टेंट ऑफ पाने के लिए रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, राजा नंबर 1। डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट एमपीपीएससी व्यापम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक सेशन लेके आ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 फरवरी को भारत में बजट पेश होने वाला है, तो तैयार रहिए। स्पेशल और कर्रा